सो वंस अगेन वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मॉडल प्राइमरी स्कूल सहारनपुर। ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे मेंटल एबिलिटी मानसिक क्षमता परीक्षण चैप्टर 1 ओड मैन आउट, या हम इसको कह सकते हैं ओड वन आउट, और हिंदी में हम आप बताएंगे इसको भिन्न आकृति परीक्षण, मतलब असंगत आकृति का कैसे पहचाने। चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट व ट्रिक्स के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो 10 बेस फैक्टर्स बताने जा रहा हूं जिसके बेस पर आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सी आकृति, कौन सा फिगर आपका डिफर कर रहा है बाकी दिए गए 3 फिगर से। जैसे आपके सामने है, पहला फैक्टर है आकार के आधार पर, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। बेस्ड ऑन फॉर्मेशन का मतलब है जो आपके पास 4 आकृतियां सामने दिखाई पड़ रही है वो कैसे बनी है, उनका बनाने का नेचर क्या है, ये हमें एनालाइज करना होगा। तो सबसे पहले हम इस आकृति की बात करते हैं। इस आकृति में, पहली आकृति में हमें देखने से पता चल रहा है कि ये आकृति सीधी लाइनों से बनी हुई है। जैसे ये सीधी लाइन है, फिर ये, इसके बाद ये भी सीधी लाइन बनी है, फिर यहाँ से यहाँ तक भी सीधी लाइन का यूज किया गया है। ऐसे हमारी पूरी की पूरी आकृति सीधी लाइन से बनी है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं बी, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक गोल आकृति है जिसमें कोई सीधी लाइन यूज नहीं हुई बनाने के लिए। नेक्स्ट सी पर आते हैं हम, इसमें भी हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें भी सीधी लाइनें हैं। देखिएगा आप, ये भी सीधी लाइन है, और कितनी लाइन से बना है ये आकृति? 4 लाइन से बनी है। ऐसे ही एक ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्राइंगल भी 3 सीधी रेखाओं से बना है, जिसको हम 3 रेखाएं, यानी कि हर एक आकृति को हमने ऑब्जर्व किया और ये पता लगाया कि कैसे वो फॉर्म हुई है। तो यहाँ पर 5 लाइन से बनी है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 4 लाइन से बनी है आकृति, यहाँ पर 3। तो यहाँ कोई ना कोई आकृति, सब आकृतियों में लाइन का यूज हुआ है। किसको छोड़ करके? बी आकृति को छोड़ करके। तो यही हमें पहचान करना है। तो हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पर बी। हम इसको अपनी OMR सीट में ब्लैक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखते हैं, आकार के आधार पर हमने पाया कि 3 आकृति एक जैसी है, A, C और D, लेकिन जो एक बाकी तीनों से अलग है वही हमारा उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब बात आती है परिमाण के आधार पर, बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड। बच्चों, मैग्नीट्यूड का मीनिंग यहां पर है नाप, तौल और माप आदि की दृष्टि से वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन सब को आधार मानते हुए हम आकृति का चयन करते हैं कि कौन सी आकृति अलग है और कौन सी आकृति सिमिलर है। तो देखिएगा, पहली आकृति हम देखते हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि ये सारी की सारी जो इसकी साइड्स हैं ये इक्वल है। चलिए दूसरी बी में देखते हैं, ये है हमारा एक रेक्टेंगल, जिसको आप आयत बोलते हैं। इसमें हमें पता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। देखिए ये भुजा इसके बराबर है और ये आमने सामने वाली भुजा बराबर है। फिर तीसरी फिगर पर आते हैं, ये हमारा है स्क्वायर, जिसको आप वर्ग बोलते हैं। इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। देख लीजिएगा आप, चारों भुजाएं आपकी बराबर हैं। फिर है हमारे पास एक ट्राइंगल है, त्रिभुज है, जिसमें हमारी 3 साइड्स हैं और तीनों साइड हमें देखने से पता चल रहा है कि तीनों साइड बराबर है। अब यहां पर 3 फिगर एक जैसी है, जैसे A, C, D। क्यों है एक जैसी? क्योंकि इनमें जितनी भी भुजाएं हैं वो सारी आपस में क्या है? बराबर है। लेकिन जो हमारा बी ऑप्शन है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर है केवल, तो इसलिए ये फिगर इन बाकी 3 फिगर से अलग है।
तो परिमाण के आधार पर हमने पाया कि 3 आकृति एक जैसी है, लेकिन एक जो बाकी तीनों से अलग है वही हमारा उत्तर है। तो यहां पर हमारा उत्तर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मैं यहां पर आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं तो आप कैसे भी क्वेश्चन आ जाए ऑड मैन आउट के, उनको आप क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, आंसर को सर्च कर सकते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन में है बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। यहां पर आपके 2 एलिमेंट्स दिखाई दिए गए हैं, हर एक में देखो 2-2 है। यहां पर जैसे एक ये आकृति है उसी के अनुरूप उस जैसी ही दूसरी आकृति दी गई है, देखिएगा। फिर ये पहले हम एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखो दोनों आकृति एक जैसी है। फिर तीसरे में आते हैं, यहां भी 2 ट्राइंगल है, एक जैसे हैं, ये भी दोनों के दोनों एक जैसे हैं। तो ये तो चारों जो हमारे पास फिगर दी गई हैं चारों एक जैसी है। अब कैसे पता करें? अब देखो जरा, जो इन दोनों आकृति से ये बीच वाली जो आकृति बन रही है, ये देखिएगा, ये सेम वैसी ही आकृति बन रही है जैसी आपकी बाहर वाली आकृति है। देखो ध्यान से। फिर आते हैं नेक्स्ट वाली फिगर में, यहां भी देखिएगा जो अंदर ये आकृति बनी है ये भी बाहर वाली आकृति के अनुरूप ही बनी हुई है। अब यहां देखिएगा तीसरी में, यहां पर जो ये ट्रायंगल अंदर बना है ये भी इन दोनों के अनुरूप बना हुआ है। अब आते हैं यहां पर, यहां बाहर आपको दिखाई दे रहे हैं 2 सर्कल, और जो अंदर वाला सर्कल ये जो बन रहा है ये सर्कल नहीं बना है, ये आपका बना है ओवल, अंडानुकार। तो इसलिए ये वाली फिगर आपकी डिफर करती है बाकी तीनों फिगर से। तो यहां पर 2 समान रूप वाली आकृति मिलकर अपने ही जैसी रूप की एक आकृति बना रही है। ये देखो तीनों बना रही है, लेकिन ये यहां पर नहीं बना रही है। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? डी होगा। तो ये था आपका वस्तुओं के संबंध के आधार पर। अब हमारे पास चौथा ऑप्शन, चौथा जो आधार है वो है आपका घूर्णन के आधार पर। देखो बच्चों, घूर्णन का मतलब होता है घूमना। हम अपने कहीं खड़े हैं तो वहां से हम चक्कर लगाते हैं, वो 2 तरीके से चक्कर लगाया जा सकता है। एक होता है आपका क्लॉकवाइज, यानी कि जिस दिशा में घड़ी की सुइयां चलती हैं उसको बोलते हैं आप क्लॉकवाइज। और एक होता है अगर हम घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में चलते हैं तो उसको बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पर ये देखो, ये सुई चल रही है इधर सामने, जैसे चलती हैं हमारी घड़ी की सुइयां, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक होती है अगर हम सुइयों के उल्टे चलें। उल्टे कैसे मतलब, जरा देखिएगा, यहां ये सुई देखिए उल्टी चल रही है, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसी बेस को हम ध्यान में रखते हुए रोटेशन को यहां पर देखते हैं। जो हमारे पास 4 आकृतियां दी गई हैं। पहली आकृति देखिएगा, ये आपको पता चल रहा होगा, ये पहली आकृति है और ये कैसी है? ये कर्व लाइन है और जो किस डायरेक्शन में घूम रही है? क्लॉकवाइज में घूम रही है। देखो ये ऐसे घूम रही है ना, तो ये भी ऐसे ही घूम रही है। दूसरी हम देखते हैं बी को हम देखते हैं, ये हमारा इस दिशा में घूम रहा है। देखो एंटी क्लॉकवाइज, यही है ना इसका शेप, बिल्कुल सेम शेप है। तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज। अब हम सी पर आते हैं, तो ये हुआ आपका क्लॉकवाइज। फिर डी, ये यहां पर आते हैं तो ये भी आपका क्लॉकवाइज है। तो यहां पर हमारे 3 ऑप्शन ए, सी और डी क्या हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एक जैसी डायरेक्शन। देखो ए की, सी की और डी की। लेकिन जो हमारा सी है ये कैसा है आपका? ये एंटी क्लॉकवाइज है, बी जो ऑप्शन है। तो ये हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। तो किसके आधार पर भी देख सकते हैं हम? रोटेशन के आधार पर भी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा आकृति, कौन सी फिगर आपकी ओड वन आउट में शामिल होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, आपका फैक्टर है जिसके बेस पर हम अलग करते हैं, वो है आपका पोजीशन। देखिएगा पोजीशन, पहले पोजीशन जैसे दाई, कोई भी बच्चा है वो दाएं तरफ मुंह करके खड़ा है, फिर बाएं मुंह तरफ करके खड़ा है, फिर ऐसे ऐसे करके रोटेट कर रहा है, तो फिर दायां बायां ऐसे चलता रहेगा। वैसे ही हमें आकृति में भी ये लगाना है। देखिए
यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं एक सर्कल है हमारे पास, देखिए चारों में सर्कल दिया हुआ है। पहले फिगर को एनालाइज करना सीखेगा, ऑब्जर्व करना सीखेगा। ऑब्जर्वेशन इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें देखेगा एक ये भाग शेडेड भाग है, ये यहाँ पर है पहली फिगर में। दूसरी फिगर में ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज में यहाँ आया, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये यहाँ आया, ठीक है, ये यहाँ। चलिए ये तो बिल्कुल सही है, इसकी तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन सही चल रही है। अब हम देखते हैं एरो। एरो पर हम देखेंगे पहला एरो यहाँ है, दूसरा एरो आपका यहाँ आया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, तीसरा एरो यहाँ आया, पोजीशन ठीक है, लेकिन एरो का जो आपका क्या है डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। तो इसका मतलब ये अभी डिफर कर रहा है। चलिए चौथी फिगर को अभी देख लेते हैं। तो ये भी सही है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सी क्या करेगा, जो डायरेक्शन की वजह से, एरो की डायरेक्शन की वजह से अलग हो गया है, असंगत हो गया है, ऑड मैन आउट में शामिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर होगा, उसको हम डार्क कर देंगे। चलिए एक 6 नंबर का पॉइंट है, बेस्ड ऑन मेथड ऑफ राइटिंग। जब हम किसी भी अल्फाबेट को बनाते हैं तो उसका मेथड ऑफ राइटिंग देख करके ये तय कर सकते हैं कि वो बाकी बने हुए लेटर से अलग है या नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। उस आकृति का चयन कीजिए जो भिन्न है। देखिएगा यहाँ सीधी रेखा से बनाया, पहली रेखा, दूसरी, तीसरी, 3 लाइन का यहाँ पर यूज हुआ है पहले वाले लेटर में। चलिए तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 3 लाइन से लेटर का निर्माण हुआ है। ये हम लिखना नहीं है, अपने दिमाग में सोचना है। फिर देखते हैं टी में हमने 2 बनाए हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि इसमें 2 लाइन यूज हुई है आपकी। इसमें देखिए जेड में 1 2 3, तो इसमें कितनी लाइन यूज हुई है, 3 लाइन यूज हुई है। इसमें एन में भी आपकी 3 लाइन यूज हुई, 1 2 और 3। तो अब हमें देखने से ही पता चल रहा है कि कौन सिमिलर है। भाई पहले 3 लाइन वाला और ये सिमिलर है, लेकिन जो अलग है, जो इसमें असंगत है, वो क्या है, बी। क्यों? क्योंकि इसमें 2 लाइन यूज हुई है। दूसरा हम किस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं, देखिए चारों के चारों लेटर में हमें ये देखना है कि जो पहला लेटर है बिना पेंसिल उठाए हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन दूसरा लेटर ऐसा है कि बिना पेंसिल उठाए हम इस लेटर को नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हमें एक लाइन के ऊपर डबल लाइन नहीं चलानी है। ऐसे आप करके भी देख सकते हैं, जैसे इसको भी हम चलाएंगे तो दोबारा लाइन के ऊपर नहीं जाएगा, तो ऐसे भी हम करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, वस्तुओं के प्रकार के आधार पर भी हम फिगर को असंगत ऑड मैन आउट की कैटेगरी में रख सकते हैं। देखिएगा जब यहाँ पर 2 एलिमेंट दी गए हैं, देखो देखने से पता चल रहा है, एक प्लस का साइन है और दूसरा मल्टीप्लाई का। जब भी आपके पास फिगर में 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट ऑब्जेक्ट दिए गए हों तो वहां पर सबसे पहले आप नंबरिंग करिएगा, उनकी संख्या देखिएगा कितनी संख्या। जैसे पहले प्लस का साइन काउंट करता हूं, 1 2 3, यहां पर 3 है। दूसरी फिगर में देखता हूं मैं 1 2 3, यहां पर भी 3 है, वेरी गुड। यहां पर भी देखते हैं हम 1 2 और 3, यहां भी 3 है। चलिए अभी तक तो सिमिलर है। अब आगे देखते हैं 1 2, तो यहां पर हमें देखने से पता चल रहा है कि यहाँ 2 ही है, तो इसका मतलब ये जो डी वाला फिगर है ये आपका बाकी तीनों से डिसिमिलर होगा, असंगत होगा। तो देख लेते हैं कैसे हम इसको सर्च करते हैं। तो 3 प्लस के निशान है, 2 अगर हम पहली को ऑब्जर्व करें, 2 किसके निशान है, मल्टीप्लाई के। ऐसे ही बी ऑप्शन में हमने देखा 3 प्लस के निशान है, 2 मल्टीप्लाई के हैं। सी ऑप्शन में हमने देखा 3 प्लस के हैं और 2 मल्टीप्लाई के हैं। वैसे ही हमने डी ऑप्शन में देखा कि हमारे पास 2 प्लस के निशान हैं लेकिन 3 किसके निशान है, गुना के। तो जो हमारे पास सिमिलर हैं वो कौन कौन से हुए, ए बी और सी, और जो हमारे पास डिसिमिलर एलिमेंट है वो आपका डी। तो इस तरीके से हम इसको डार्क करेंगे। बस ध्यान यही रखना है कि आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन तब सॉल्व होंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, विभाजन के आधार पर, बेस्ड ऑन शेप सेगमेंटेशन।
सेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि आपके पास जो देखने से ही पता चल रहा है, जो आकृतियां दी गई है उनका डिवाइडेशन किया गया है, सेगमेंटेशन किया गया है। चलिए पहली आकृति पर नजर डालते हैं। इसमें आपने दो पार्टीशन किए हैं, 1 और 2। इसमें देख लेते हैं, इसमें कितने पार्टीशन है, 1 2 3 4। इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4। फिर इसमें देखते हैं हम 1 2 3 4। यहां पर हमें देखने से ये पता चल रहा है कि हर एक फिगर को डिवाइड किया गया है। अब उसके नंबर ऑफ डिवाइडेशन पर ही हम उसको सिमिलर और डिसिमिलर का सिलेक्शन करेंगे। तो पहली फिगर में हमने देखा जो हमारे पास फिगर है वो दो भागों में बटी हुई है, 1 2। दूसरी फिगर को हमने देखा 1 2 3 4, 4 भागों में बटी हुई है। फिर नेक्स्ट सी को हमने देखा 1 2 3 4, यहां भी 4 भागों में बटी हुई है। फिर डी ऑप्शन को देखते हैं, ये भी 4 ऑप्शन में बटा हुआ है। तो यहां देखते हैं सिमिलर कौन कौन से हैं, बी सी और डी। लेकिन जो ए है वो केवल कितने भागों में डिवाइड हो रहा है, 2 भागों में डिवाइड हो रहा है, इसलिए बाकी सब से ये डिसिमिलर है। तो इसको हम डार्क करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए वस्तुओं की संख्या के आधार पर आपके पास जो फिगर दी गई है देखने में आपको अटपटी लग सकती है, लेकिन जब हम उसको उसकी जो साइड जिससे फॉर्म हुई है, जिससे बनी है, उनको अगर काउंट करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इन फिगर में 3 फिगर सिमिलर हैं और एक फिगर क्या होगी आपकी डिसिमिलर होगी। चलिए पहले इनका हम क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं साइड्स को बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स, संख्या के आधार पर। 2 3 साइड होगी ये वाली आपकी यहां से यहां तक 4 और यहां से यहां तक 5, फिर यहां से यहां तक चले हमारी 6। तो पहली जो हमारी आकृति है, फिगर है, उसमें 6 साइड से फॉर्म की गई आकृति है। चलिए इसको देख लेते हैं। यहां से यहां चलेंगे तो उसको नंबर 1 देंगे, इसको 2 और यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 4, यहां से यहां तक 5 और फिर यहां से यहां तक 6 और ये आपका 7। बहुत बढ़िया। फिर नेक्स्ट सी को देखते हैं, 1 2 3 4 5 और ये हुआ आपका 6। फिर डी को देखते हैं, 1 2 3 4 5 तो और ये आपकी एक 6। ये देखो अब आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि किसमें कितनी साइड्स हैं, जिसके बेस पर हम इनको ऑड मैन आउट की कैटेगरी में रखेंगे। देखिए पहली फिगर जो आपकी उसमें 6 साइड्स हैं, बी में है आपके 7 साइड्स हैं, सी में आपकी कितनी है 6 साइड्स हैं और डी में आपका कितना है 6 साइड्स है। तो ये जो आपका ये वाली चीज है ये आपको फटाफट अपने माइंड में सेटअप करनी है कि किसमें कितनी साइड्स हैं। आप पेंसिल से जो क्वेश्चन पेपर आएगा उस पर भी आप लिख सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन जितनी फास्ट तरीके से आप लिखेंगे, जितनी जल्दी आप करेंगे, उतना आपका टाइम का भी मैनेजमेंट सही होगा। तो यहां पर हमने देखा अलग आकृति हमारे पास बी है, क्यों? क्योंकि इसमें 7 साइड्स हैं और बाकी में कितनी है 6 साइड है। चलिए तो हमारा बी ऑप्शन यहां पर सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पर आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिसिमिलर एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, वो है आपका बेस्ड ऑन रियल इमेजेस। जो आप देखते हैं आपके आसपास, जो आपको देखने को मिलती है, उनके बेसिस पर भी आप उनका चयन कर सकते हैं। देखिए पहले आप देख रहे हैं, एक ही नजर में आपको पता चलेगा ये आपके पास बुक है, ये आपके पास पेंसिल है, ये आपके पास इरेजर है और ये आपके पास साइकिल है। देखो देखने से ही पता चल रहा है, आप आराम से बता सकते हैं कि इसमें साइकिल क्या होगा, ओड होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? इसका आपको क्या करना पड़ेगा, एक बेस बनाना पड़ेगा। क्यों है? देखिए जो पहली ए है वो स्टेशनरी आइटम है, लिखने पढ़ने वाली आइटम है। बी भी आपका स्टेशनरी आइटम है और सी भी आपका स्टेशनरी आइटम है, लेकिन डी आपकी साइकिल है, ये स्टेशनरी आइटम नहीं है। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं, अगर हम स्कूल बैग की बात करते हैं तो ये तीनों चीजें उसमें आ सकती हैं, लेकिन ये साइकिल उस बैग में नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं
तो आपके ओड मैन आउट में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन करके आ जाए, वो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर बात करते हैं हम क्वेश्चन पेपर की, तो क्वेश्चन पेपर में ओड मैन आउट आपके 5 मार्क्स के आएंगे। कितने मार्क्स के आएंगे? 5 मार्क्स के, क्योंकि आपको पता है 4 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन आपका 1.25 मार्क्स का है। तो अगर आप इन 10 के 10 फैक्टर्स को, इन 10 बेसिस को अच्छे से वीडियो के माध्यम से इनको प्रैक्टिस करके सीख लें, तो आप आसानी से इनको तैयार कर सकते हैं। चलिए, ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं करता। इन 10 फैक्टर्स के ऊपर जो जो सवाल बनते हैं वो मैंने आपको बताए, और भी प्रैक्टिस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जिससे ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने। आपको सिर्फ इतना करना है, आप वीडियो देखें, आपको अच्छी लगती है कमेंट में लिखें, और अपना जो बच्चे अपना एनरोल कर लिए हैं, जो प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म फिल कर चुके हैं, वो जरूर देखें, और जो अभी फिल नहीं किए हैं जिन लोगों ने फॉर्म, वो फॉर्म फिल जरूर करें, और वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।